हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने पीएमएफ आईएएस जनरल साइंस की डिस्कशन को। और आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलीज के बारे में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है यहां पर, इसको ध्यान से समझना आप सब लोग। देखो क्या होता है, जैसे हमारा ये जो शरीर है, ये हमारी बॉडी है, आउटर कवरिंग है, राइट। इसके अंदर क्या है हमारी बॉडी के अंदर, बताओ दिव्या। ऑर्गन्स है ना। हमारी बॉडी है और उसके अंदर जो भी उसके ढांचे बने हुए हैं वो ऑर्गन्स हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम अपनी बॉडी के बिल्कुल दोस्तों माइन्यूट पॉइंट पर जाएं, माइन्यूट पार्ट पर जाएं, तो माइन्यूट पार्ट क्या बनता है बॉडी का, उसको हम दोस्तों कहते हैं सेल, राइट। यहां लिख देता हूं मैं, इसको हम कहते हैं सेल। अब सेल ना अपने आप में कोई एक कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होता है। मतलब आप ये कहो कि सेल जो है वो अपने आप में एक टोटलिटी वाला कॉन्सेप्ट है या टोटलिटी वाली चीज है शरीर के अंदर। सेल के अंदर भी मेजर चीजें एग्जिस्ट करती हैं बड़ी सारी, और उसी को हमें समझना है। अब जैसे दिव्या ने बोला, एक मानव शरीर के अंदर जो है ये उसका बाहर से एक ढांचा है, अंदर जो उसके फिट हो रखे हैं पुर्जे वो हैं उसके ऑर्गन्स। सिमिलरली अगर कोई सेल हमारे पास है, सेल के अंदर जो पुर्जे फिट हो रखे हैं उसको हम ऑर्गन्स के साथ ही मिलता जुलता एक टर्म से डिनोट करते हैं, दे आर नोन एज सेल के ऑर्गेनेलीज। पहले बताओ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जैसे मानव शरीर के अंदर ऑर्गन्स हैं, ऐसी सेल के अंदर जो सेल के शरीर के अंदर जो पार्ट्स हैं उसके, वो सेल के ऑर्गन्स हैं, लेकिन उसको ऑर्गन्स ना बोलकर हम लोग सेल के ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आया। अबे गूंगो बोलो, हाँ या ना तो बोलो, बैठे हुए बुद्ध बन के। ठीक है, अब ये है सेल और उसके ऑर्गेनेलीज का एक आपके सामने ढांचा। और आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, ये डिस्कशन काफी लंबी जाएगी हमारी, मल्टीपल लेक्चर्स हमें बनाने पड़ेंगे इसके लिए, लेकिन आज हम जो दृष्टिकोण डालेंगे अपना वो डालेंगे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। इसको मैं आपको आराम से समझाऊंगा, लेकिन एक बात याद कर लेते हैं पहले। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल की क्या है, सेल मेम्ब्रेन सेल की क्या है, कौन सी कवरिंग है, आउटर कवरिंग है ना। अब देखो जो आउटर कवरिंग है जिसको हम दोस्तों बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, ये सभी सेल के अंदर एग्जिस्ट करती है ये कवरिंग। 100% लिख दूं मैं इसको कि 100% सेल मेम्ब्रेन जैसी चीज होती ही होती है, राइट। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक स्पेशल फैक्ट भी बताया था दोस्तों, याद रखना। कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं कि उनकी एक एडिशनल कवरिंग की एक लेयर होती है। मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है जो मैंने बनाई, इसको चारों तरफ से क्लोज कर कर, किसी किसी सेल के अंदर एक एडिशनल कवरिंग भी किसी किसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक एडिशनल कवरिंग भी होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। लेकिन सेल वॉल के साथ क्या दोस्तों मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये 100% सारे सेल में एग्जिस्ट करती होगी? नहीं ना, इतनी चीज से आप रूबरू हो, इतनी चीज से आप वाकिफ हो। ठीक है, अब यहां पर देखो ये सेल है, कोई सा भी एक ये सेल है जो उन्होंने रेफरेंस के लिए अपनी बुक में ले रखा है पीएमएफ आईएएस वालों ने। इसके अंदर जो इसके जो पार्ट हैं वो इसके हैं ऑर्गेनेलीज। ये सारे जो अंदर के जो पार्ट हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनेलीज हैं, लेकिन इसकी जो बेसिक आउटर कवरिंग है वो है सेल मेम्ब्रेन। अभी ये डायग्राम देखने में आपको, जब तक हम इसको पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे डिस्कशन के साथ, अभी ये बहुत टफ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके जब सारे इसके ऑर्गेनेलीज को, सारे इसके पार्ट्स को, जो सारे यहां पर टफ अंग्रेजी के अंदर नाम गिवन है, एक बार उसकी फंक्शनल, उसके जो फंक्शंस हैं
उनकी जो फंक्शनैलिटीज हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये। आज हम शुरुआत करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। ध्यान देना, आराम से चलेंगे, विदाउट एनी रश। अब सबसे पहले सेल ऑर्गेनेलीज का दोस्तों हम लोग मतलब जानते हैं, इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। सेल के दोस्तों जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स मतलब एक जो सेल है वो बेसिकली बना कौन कौन से इंग्रेडिएंट से है, या हम ऐसा कह लें कि एक जो सेल है वो बेसिकली बना अपने कौन कौन से पार्ट से है। उसके पार्ट्स को और उसके इंग्रेडिएंट्स को, उसके ढांचे के अंदर जितना सामान फिट है, उसको हम बोलते हैं सेल के अंदर जो उसके ऑर्गन्स हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। अब एक बात याद रखना, ये सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, उसके एक प्रकार से जो ये ऑर्गन्स हैं, वो कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर्स नहीं है, वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर यहां पर उसको क्यों कहा गया है? क्योंकि हर एक जो सेल का ऑर्गेनेली है, मान लो मैं इसको नाम दे दूं सेल ऑर्गेनेली ए, तो ए जो है वो कोई ना कोई सेल के अंदर एक ऐसा स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो कि सेल ऑर्गेनेली बी से काफी अलग है, और बी जो परफॉर्म कर रहा है वो सी से अलग है। ओके, हमारे हर एक ऑर्गन का शरीर के अंदर एक स्पेशलाइज काम होता है ना। हार्ट दोस्तों, जो दिल है हमारा, वो किडनी का काम नहीं कर सकता, किडनी पैनक्रियास का काम नहीं कर सकती, पैनक्रियास जो है गॉल ब्लैडर का काम नहीं कर सकता, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो हमारे अपेंडिक्स में कोई सहयोगी नहीं है काम करवाने में। ये सारी चीजें कनेक्टेड तो हैं, लेकिन हर किसी का एक स्पेशलाइज फंक्शन है, इतना एग्री करते हो? ऐसी जो सेल है उसके अंदर जो एक प्रकार से, जैसे मानव शरीर के अंदर दोस्तों ऑर्गन्स हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उसको हम एक अंग्रेजी में नाम दे रहे हैं सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। वो सारे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है कि वो सारे के सारे स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, और वो स्पेशल फंक्शन जो किसी एक सेल ऑर्गेनेली का है वो किसी दूसरे सेल ऑर्गेनेली से बहुत इंडिपेंडेंट है, अलग तरीके का फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी, हमारा दिल किडनी का काम नहीं कर सकता, किडनी लीवर का काम नहीं कर सकती, एक्सेट्रा, ठीक है। तो दीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल। ऑब्वियसली बात है, सेल के अंदर है ये सेल ऑर्गेनेली। जिस प्रकार से मानव शरीर जो है, अगर आप उसको सेल मान लो, उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, तो सेल के अंदर जो स्पेशलाइज तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करने वाले स्पेशलाइज तरीके के स्ट्रक्चर से बने हुए जो उसके पार्ट्स हैं, जो उसके पुर्जे हैं, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो है उसके ऑर्गेनेलीज, जिसको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। अब ये सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ये सब लोग डिस्टेंट फंक्शंस जो हैं, ये सारे के सारे पार्ट्स इसके डिस्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और कोई भी अगर एक ऑर्गेनेली है वो दूसरे ऑर्गेनेली का फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जरूरी क्यों होते हैं सेल के लिए? सिर्फ दो बेसिक से इसके कारण हैं। एक तो सेल के सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं सेल ऑर्गेनेली, और दूसरे उसके ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन का दोस्तों यहां पर मतलब है एक तरीके से कि सेल की प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग हो सके, उसकी फंक्शनिंग हो सके, उसकी वर्किंग हो सके, ये है इसका मतलब। हमारे शरीर में भी जो ऑर्गन्स हैं सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके सारे पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं, दिल धड़कना बंद हो जाए अगर एकदम से, बेकार हो गया शरीर, है ना। और हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को मेंटेन करते हैं ताकि हमें अनईजी फील ना हो, राइट। अगर आपके सारे पुर्जे ठीक है, दिल भी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन पेट में आज आपके बहुत दर्द है, तो आप अनईजी रहोगे, राइट। आपके चेहरे पे वो चीज़ दिखेगी। या आपके कोई एक बॉडी का जो पार्ट है, जो ऑर्गन है, वहाँ पर कोई एक दिक्कत है, कोई डिसीज़ है, तो ऑब्वियसली बात है ह्यूमन बॉडी फिर उस टाइम पर अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकेगी। सिमिलरली सेल के अंदर जो इसके ढांचे बने हुए हैं, जो इसके अंदर पुर्जे और जो सामान फिट है, हर किसी सामान का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। उसके साथ ही राइटर हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो
सेल की सर्वाइवल के लिए और उसके अच्छी फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनेलीज। क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर? आगे बढ़ूं? अब देखो जो सेल मेम्ब्रेन है, हमने इतना तो जान लिया, इतना तो समझ लिया, ये एक आउटर कवरिंग है सेल की, राइट। इसका एक दूसरा नाम भी है, आप चाहे इसे सेल मेम्ब्रेन बोल लो या फिर दोस्तों आप इसे बोल सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, याद रखना सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल की, कुछ पूछ रहे हो क्या? सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल की आउटर कवरिंग है। ठीक है, आउटर कवरिंग वो इस प्रकार से है जिस प्रकार से हमारे मानव शरीर में ये जो स्किन की पूरी जो लेयर आ रही है, ठीक है, ये जो खाल है, ये खाल का बेसिक काम क्या है? ये एक खाल तो नहीं है, मल्टीपल लेयर्स है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं इसको एक टर्म दूं तो ये स्किन ही है ना, राइट। ये स्किन क्या कर रही है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चीजों को मेरे शरीर के अंदर, जो मेरा इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो ऑर्गन्स है, उनके बीच में एक बैरियर का काम कर रही है, राइट। और कुछ चीजें जो हैं शरीर के अंदर इसके थ्रू जा भी सकती हैं और बाहर भी निकलती हैं, लाइक ह्यूमन स्क्रीटा, लाइक ह्यूमन यूरिन, या फिर हम पानी पीते हैं और उसके बाद हमें स्वेटिंग भी आती है अगर गर्मी ज़्यादा है तो, हाथों में स्वेटिंग, माथे पे स्वेटिंग एक्सेट्रा। हमारी बॉडी भी रेगुलेट कर रही है इस प्रकार से, लेकिन इसके बीच में जो एक लेयर है, जो एक कवच है, जो एक छत्र छाया है, जो एक दीवार है, वो क्या है? मानव शरीर के अंदर तो इंसानी खाल है, इंसानी स्किन है। सेल के अंदर ये वाला काम, जैसे मानव शरीर के अंदर ह्यूमंस की स्किन करती है वाला काम, सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है वाला काम। ये आउटर कवरिंग है, जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर हमारी जो स्किन है ये आउटर कवरिंग है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेपरेट करती है सेल के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं, जितने भी उसके ऑर्गेनेलीज हैं, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से दूर रखने में, यानी कि एक प्रकार से ये ऐसा बैरियर बनाती है कि यहां पर हैं इस तरीके से सेल के ऑर्गन्स, जिसको हम एक नाम दे रहे हैं सेल ऑर्गेनेलीज, और बाहर का जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, A to Z सारी चीजें हो सकती है, क्लाइमेट से लेकर, वेदर कंडीशन से लेकर, बाहर कोई बैक्टीरिया है, ठंडा मौसम है, गर्म मौसम है, तेज हवा चल रही है, बारिश है, पानी है, A to Z कुछ भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसके बीच में एक बैरियर का काम कर रही है। अगर ये बैरियर ना हो ना, तो इससे ये हो सकता है कि सेल का विनाश जो है वो निश्चित है, सेल खत्म हो सकता है। ठीक है, तो सेल जो है उसकी एक आउटर कवरिंग जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चीजों को इंटरनल एनवायरनमेंट में से आने से रोकती है, या ये डिसाइड करती है कि कौन सी चीजें सेल को चाहिए हैं। ये बेसिकली उसके लिए आप ऐसा कह सकते हो, एक दरवाजा है, एक डोर है, और डोर के साथ साथ जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, डोर के होने के साथ साथ जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, वो भी इस सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही सेल में निर्धारित होती है। अब ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी किस बात के डिसीजन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं? डिसीजन दोस्तों कुछ इस प्रकार से, एक तो व्हाट गोज इनसाइड द सेल एंड व्हाट गोज आउटसाइड द सेल। क्लियर? सेल के अंदर क्या आएगा और सेल से बाहर क्या निकलेगा, ये सब कुछ दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिसाइड करता है। ठीक है, फंक्शनिंग समझ में आ गई, मीनिंग समझ में आ गया इसका। ठीक है, अब इसके कॉम्पोजिशन को समझना इंपॉर्टेंट है, और ये जो कॉम्पोजिशन है ना, अगर आप 9th क्लास वगैरह की बायोलॉजी की एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हो तो ये आपके लिए टॉपिक नया हो सकता है,
पहले 3 कंपोनेंट जो सेल मेम्ब्रेन के हैं, याद रखना सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं और हमारी 1-2 क्लासेस 2-3 क्लासेस इसी के ऊपर चलेंगी। तो सेल मेम्ब्रेन की जो कॉम्पोजिशन है उसके अंदर पहले आप इन 3 नामों को देखो। पहले का नाम है लिपिड बाइलेयर, दूसरे का नाम है प्रोटीन्स, तीसरे का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब अगर मैं इस डायग्राम पे वापस आ जाऊं, यहां पर तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो वो 3 पार्ट इसके बताए जा रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन इन 3 चीजों से बना हुआ है। एक मुझे बताया गया लिपिड बाइलेयर, दूसरी मुझे चीज बताई गई प्रोटीन्स, तीसरी मुझे चीज बताई गई कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन वो तो इस डायग्राम में शो ही नहीं हो रहे हैं, इसने तो सिर्फ इतना लेबल कर दिया। ये है सेल की आउटर कवरिंग, एक तरीके से जैसे मानव शरीर के अंदर, इंसानी शरीर के अंदर इंसान की खाल होती है, सेल की जो आउटर कवरिंग है, जो सेल की जो खाल है, वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली बनी इन 3 चीजों से है। ये आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है स्टेट पीएससी यूपीएससी के एग्जाम में। लिपिड बाइलेयर, नाम देख लो एक बारी, लिपिड बाइलेयर, दूसरा प्रोटीन्स, तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स। अब आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में तो जानते हो, लिपिड बाइलेयर के बारे में, या फिर अगर हम बोले कि ओवरऑल ये जो कॉम्पोजिशन है सेल मेम्ब्रेन की, कि सेल मेम्ब्रेन बनी किस चीज से है। देखो कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको ये, मतलब ये सोचते हुए कि आपको बायोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है और आप जनरल साइंस की बिल्कुल स्क्रैच लेवल से, जीरो लेवल से इंफॉर्मेशन को लेने के लिए मेरे लेक्चर में आए हो। मैं एक बात रिपीट कर देता हूं, सेल जो है, सेल जिन चीजों से बना हुआ है वो उसके अंदर जो सीमित हैं वो हैं सेल ऑर्गेनेलीज। अब हम सेल के बेसिकली इन्हीं ऑर्गेनेलीज को एक्सपेंड कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या है। तो हमें पहला इसका पार्ट जो जानने को मिला वो मिला आउटर कवरिंग सेल की, जो कि है सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन किन 3 चीजों से बनी हुई है? ये है लिपिड बाइलेयर, दूसरी है प्रोटीन्स और तीसरी है कार्बोहाइड्रेट्स। ये है समझने वाली बात। ओके, अब हमें इनको तीनों को डिकोड करना है। लेकिन डिकोड कैसे करना है? ये प्रोटीन कोई जिम जाने वाले प्रोटीन शेक की बात नहीं हो रही है, ये कार्बोहाइड्रेट्स कोई वेजिटेबल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं हमें, उसकी बात नहीं हो रही है। ये उन लिपिड्स की बात नहीं हो रही है जो कि अगेन हमें फूड से, वेजिटेबल से, फ्रूट से, खाने पीने के स्टफ से मिलती है, उसकी बात नहीं हो रही है। हमें यहां पर ये जो तीनों जो वर्ड्स हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, ये जो हमें डिस्कस करने हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को मद्देनजर रखते हुए डिस्कस करने हैं। तो इससे मत भटकना, बैक ऑफ द माइंड। अभी जो भी एक्सप्लेनेशन मैं देना शुरू करूंगा, सेल मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में ही आप और आपका दिमाग इसको प्रोसेस करना चाहिए आपको। ओके, तो देखो बात करते हैं लिपिड बाइलेयर की। लिपिड बाइलेयर जो है वो बना हुआ है फॉस्फोलिपिड से। उस फॉस्फोलिपिड में एक हाइड्रोफाइलिक हेड होता है, एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है। और ये जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो इसकी पूंछ होती है वो अंदर की तरफ होती है, इसका जो सर होता है वो बाहर की तरफ होता है, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन जो किसी भी सेल की होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बनती है या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनती है। इसी की बेसिस पर सेल डिसाइड कर पाता है कि मुझे अंदर क्या लेना है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को, और शरीर से बाहर क्या निकालना है। क्लियर हुआ ये वाली चीज? समझ में आई? पक्का?
भाई क्यों झूठ बोल रहा है यार, मुझे खुद समझ में नहीं आए ये वाले टर्म्स। भाई ये क्या है ये? फॉस्फोलिपिड्स, बाइलेयर, कौन से सर पैर की बात हो रही है, कौन से पूंछ की बात हो रही है, क्या है ये फॉस्फोलिपिड और हाइड्रोफाइलिक? ऐसे मत बोला करो कि समझ में आ गया। डिफाइन कर सकते हो इनको? नहीं कर सकते हैं। चलो अब इनके अंदर कूदते हैं, इसको इजी बनाते हैं। खैर ये समझ में आ गया, मुझे खुद नहीं आ रहा समझ में। तो चलो आराम से मैं पहले आपको समझाता हूं। देखो इन्होंने क्या करा है पीएमएफआईएस में, इनको ना बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए था ये वाली लाइन, लेकिन इन्होंने अज्यूम कर ली कि ऐसे ये बच्चा पढ़ जाए और आप लोग भी ऐसे ही पढ़ के निकल जाते हो, जैसे मेरे ये मूर्ख फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट बोल रहे हैं। आ गया समझ में? समझो इन चीजों को, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो एक एक टर्म को दोस्तों हम तोड़ के देखते हैं, उसके ऊपर अच्छी खासी डिस्कशन करते हैं, फिर आपको ये पूरी लाइन जो है बिल्कुल बच्चों के लेवल की तरह समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा ये लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स की स्ट्रक्चर को एक बार के लिए देखना पड़ेगा हमें। मैं उसकी गूगल इमेजेस से आपको फोटो भी दिखाऊंगा, और तब आपको समझ में आएगा वहां पर कौन से सर की बात और दो तरीके से ऐसे पैर होते हैं उसकी बात हो रही है। धीरे धीरे करके हम इस चीज को समझते हैं जरा। मैं सबसे पहले आपको इसका डायग्राम दिखाता हूं गूगल से, तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। कोई भी टर्म जो खुद से भी पढ़ते हो ना, ऐसे सर्च करा करो उसको मल्टीपल टाइम। मैं तो लेक्चर में बता ही दूंगा, खुद अगर आप लोग पढ़ते हो तो उसको सर्च करा करो, भागा मत करो ऐसे कि बोल दो हाँ भाई समझ में आ गया। अब देखो पहले लिपिड्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देख लो, जान लो, समझ लो, जो कि हमारी बुक के अंदर गिवन नहीं है। ठीक है, एक एक टर्म को तोड़ के समझ लेंगे, वो पूरी लाइन हमें क्लियर हो जाएगी कि वो क्या बातें कर रहा था। लिपिड सबसे पहले तो आप याद रखना कि एक फैटी कंपाउंड्स होते हैं। फैटी कंपाउंड्स होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर जरा इस टर्म को भी तोड़ के बता दो कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। बचपन में विज्ञान के विषय में सुना तो था साइंस में कि कंपाउंड जैसी कोई चीज होती है, लेकिन भूल गए, बहुत टाइम हो गया साइंस के साथ टच में रहे। कंपाउंड्स बेसिकली दोस्तों कोई भी एक ऐसा एलिमेंट होता है, एलिमेंट यानी कि जो कुदरत में नेचुरली रूप से आपको मिलते हैं। मैं नाम ले देता हूं एक दो एलिमेंट के, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, एक्सेट्रा। ठीक है, ये तो सुना ही होगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम वगैरह, राइट। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि मिनिमम या तो वो दो मिल जाए या दो से ज्यादा हो जाए। अगर उन दोनों का मिलन के लिए हमेशा दो लोग तो चाहिए ही होते हैं। दो एलिमेंट्स का या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का, लेकिन मिनिमम टू एलिमेंट्स का अगर मिलन होता है, इमीडिएटली उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, फिर वो एलिमेंट नहीं रहता है, फिर वो बन जाता है कंपाउंड। अब आप इन्हीं दोनों को पकड़ लो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पकड़ लो। हम बात करते हैं कंपाउंड का। एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपको पसंद भी आएगा और समझ में भी आएगा। पानी एक कंपाउंड है। पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या? H2O। H2O यानी कि ये दो हाइड्रोजन एलिमेंट से बना हुआ है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट से बना हुआ है। हो गया कॉम्बिनेशन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। यहां पर जो संगम हो रहा है मिनिमम कितने एलिमेंट्स का हो रहा है? दो का। दो ही हमें चाहिए था संगम बनवाने के लिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मिनिमम दो चाहिए। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मैं अलग अलग पढ़ता तो ये क्या होते? एलिमेंट होते। लेकिन क्योंकि इनका संगम हो गया तो ये क्या बन गए? अब ये क्या बन गए? कंपाउंड। ठीक है, और इसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स का अगर संगम हो, एटम्स का संगम हो, वो बन जाएगा पानी, वाटर। आई होप ये समझ में आ गया होगा एलिमेंट और कंपाउंड।
है ना। तो लिपिड्स वो हमें बोल रहा है फैटी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि वैरायटी ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। दे परफॉर्म वैरायटी ऑफ फंक्शंस इन योर बॉडी, ठीक है। क्या होता है? हाँ, वो अलग चीज है। मैंने आपको क्या बोला था अभी अभी एक जनरल गाइडलाइन क्या दी थी, ये तीनों टर्म्स को समझना सेल मेम्ब्रेन के कंटेक्स्ट में, बस अभी बोला था ना। हाँ, तो लिपिड जो है वो फैटी कंपाउंड्स हैं दैट परफॉर्म वैरायटी ऑफ फंक्शंस इन योर बॉडी। ये आपके देखो क्लियरली लिखा हुआ है गूगल पे, ये आपके सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन। और यही वो चीज है जो कि कंट्रोल करती है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या आएगा और क्या उससे बाहर जाएगा, व्हाट गोज इन एंड व्हाट गोज आउट ऑफ योर सेल्स। सेल के अंदर क्या आएगा, सेल से बाहर क्या जाएगा, ये लिपिड्स ही डिसाइड करते हैं। इसके अलावा लिपिड्स का क्या काम है, फंक्शंस और क्या है, ये बेसिकली हम मतलब शरीर में तो चलो हो गई सब कुछ, लेकिन हम यहां पर फिलहाल सेल के शरीर की बात कर रहे हैं। तो मैं समझ जाना जब भी मैं बोलूं कि हमारा शरीर वगैरह, तो यहां पर सेल की ही पूरी बात हो रही है। ये हेल्प करते हैं सेल को कि अगर आपने मान लो खाना खाया, जूस पिया, निचुड़ते हुए वो उसकी जो एनर्जी आपकी सेल तक तो पहुंचेगी, और वही सेल अल्टीमेटली आपकी पूरी बॉडी को चला रहे हैं, है ना। बिल्कुल माइक्रो लेवल से अगर मैं देखूं इस चीज को बिल्कुल बारीकी से, तो सेल का ही तो काम चल रहा है ना हमारे शरीर के अंदर, या जानवरों के शरीर के अंदर, या पेड़ पौधों के शरीर के अंदर, है ना। उनको जो भी एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को मूव करवाने के लिए और उस एनर्जी को शरीर में स्टोर करवाने के लिए लिपिड्स का बहुत अहम योगदान होता है, एनर्जी की मूवमेंट में और एनर्जी की स्टोरेज में। दूसरा लिपिड्स का काम है ये विटामिन को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि अल्टीमेटली एनर्जी ही देंगे आगे चलकर किसी भी सेल की बॉडी को। और ये हार्मोन्स भी बनाते हैं, हार्मोन्स ना दोस्तों अक्सर लोग ना डिफाइन नहीं कर पाते हैं। काफी सारे लोगों से मतलब मैंने पूछा हुआ है, देखा हुआ है, इवन यूपीएससी के स्टूडेंट्स अगर पूछो कि एक लाइन या सिंपल से एक वर्ड में आप हार्मोन्स को डिफाइन करो, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, हार्मोन्स कोई ऐसी चीज है क्या जिसको आप छू सकते हो? नहीं ना। हार्मोन्स बेसिकली ना, आप सिंपल सा एक वर्ड सीख जाओ, हार्मोन्स ना हमारे शरीर के अंदर केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो कि एक प्रकार से एंडोक्रीन ग्लैंड से उत्पन्न होते हैं। और बहुत सारे तरह के हार्मोन्स हमारे शरीर में होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, डेवलपमेंट हार्मोन, सेक्स हार्मोन, बहुत सारे तरीके के होते हैं। लेकिन सारी डिस्कशन को अभी साइडलाइन करके, रिप्रोडक्शन का चैप्टर है इस बुक के अंदर, तब और डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पर बस एक वार्निंग लिखी हुई है आपके लिए लिपिड्स के कॉन्टेक्स्ट में, छोटी मोटी मात्रा के अंदर किसी सेल में लिपिड्स हों वो ठीक है, वो अच्छे हैं, बेनिफिशियल हैं, क्योंकि एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी मूव होगी, विटामिन्स एब्जॉर्ब होंगे, हार्मोन्स बनेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा लिपिड का होना अच्छी खासी मात्रा के अंदर, ये किसी भी सेल की बॉडी के लिए विनाशकारी होता है, हार्मफुल होता है। जो मैं एक्स्ट्रा फैट यहां पर पढ़ा रहा हूं या बता रहा हूं ना, वो जरूर ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जब मैं टेस्ट डालूंगा, और आज मैंने इसका टेस्ट पहले ही डाल दिया था, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन डाले हुए हैं मैंने, ठीक है, क्योंकि वो मुझे एक्स्ट्रा डिस्कशन करवानी थी। अगर आप बुक खोल के देखोगे तो वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें पूरा गूगल जो है वो खंगाल मारना है, पूरा गूगल सर्च कर लेना है, फिल्टर कर देना पूरे गूगल को। जो काम की बात है और किसी भी टॉपिक में कितनी गहराई तक कूदना है, उतना काम मैं आपको करके दे रहा हूँ, ओके। लिपिड्स के बारे में आई होप आपको बेसिक इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, राइट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, मैं लिपिड्स के आगे एक वर्ड जोड़ रहा हूं, बायलेयर, ठीक है। लिपिड्स के आगे मैंने एक वर्ड जोड़ा, बायलेयर। क्यों जोड़ा? हमारे लिए जो समझने वाली बात थी कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के अंदर,
वो यही थी जो हमसे वो बोल रहा था कि लिपिड बाइलेयर जो होता है उससे बना होता है सेल मेम्ब्रेन, राइट। अब बाइलेयर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो बाय का मतलब क्या होता है? बाय वर्ड का, लेयर को छोड़ दो, अगर मैं इसको भी तोड़ दूं, बाय लेयर, बाय का मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6, कितना नंबर? 2। यानी कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स की दो तरफा लेयर आपको देखने को मिलती है, एक यहां पर, एक यहां पर। इन्हीं लेयर की मदद से सेल ये डिसाइड कर पाता है कि उसके शरीर में क्या चीज अंदर जाएगी और क्या चीज उसको यूज करके निकालकर फेंक देना है, इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल, इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल। क्लियर हुआ? बाइलेयर को जरा मैं आपको, ये लिपिड्स वाली बाइलेयर को जरा मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले इसके बारे में एक चीज पढ़ लेते हैं जो आगे चलकर अभी हम इस पे और डिस्कशन करेंगे। लिपिड बाइलेयर किसी भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर उसका एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है। किसी भी सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, जो आउटर कवरिंग है, उसके अंदर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है उसके स्ट्रक्चर के लिए। अब बाइलेयर का मतलब यह है कि यहां पर लिपिड मॉलिक्यूल्स की दो लेयर्स होती हैं, ठीक है। वो बनी तो बहुत सारी चीजों से हो सकती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स नहीं, मेजरली वो बनी है एक चीज से जिसको हम कहते हैं, मतलब लिपिड्स की ना सब कैटेगराइजेशन होती है। और अगर हम लिपिड बाइलेयर की बात करें तो एक फॉर्म ऑफ लिपिड होता है जिससे लिपिड बाइलेयर बन रखी है, उसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। ये क्या होता है अभी थोड़ी देर में बताता हूं मैं आपको, जो कि हमारे यहां पर भी दे रखा है। ये टर्म जो है ना फॉस्फोलिपिड्स, वो इधर भी दे रखी है, फॉस्फोलिपिड्स। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये हमें उसके सर की और पूंछ की बात बता रहा था, हेड और टेल्स की। फॉस्फोलिपिड के बारे में भी थोड़ी देर में जानते हैं, पहले बाइलेयर के ऊपर फोकस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो लिपिड बाइलेयर है, ये सेल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बता दिया इसने हमें। इसने ये बता दिया कि उसका कॉम्पोजिशन बहुत सारी चीजों से होता है, लेकिन मेजरली उसके अंदर जो भरा हुआ है माल, उसका नाम है फॉस्फोलिपिड्स। और तीसरी चीज, यही वो लेयर है, जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम बनाकर दिखाया था, इट कंट्रोल्स या इट एक्ट्स एज अ बैरियर। जो मैं लेक्चर की डिस्कशन में जिस दरवाजे की बात कर रहा था ना अंजलि, यही है वो दरवाजा जो कि कंट्रोल करता है कि सेल के अंदर कौन कौन सा सामान आएगा और सेल के बाहर कौन कौन सा सामान जाएगा। ओके, मैंने तो डायग्राम बनाकर आपको दिखा दिया था, एक्चुअली में दिखता कैसा है वो भी देख लेते हैं। कोई इसका एक अच्छा डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं जरा। हाँ हाँ, उसमें लिपिड मॉलिक्यूल लिखा हुआ था। उससे क्या फर्क पड़ता है, तो वो छोटा सा मॉलिक्यूल है जिससे मल्टीपल मॉलिक्यूल से मिलकर वो बना हुआ है। ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब देख रहे हो, उसको लिपिड बाइलेयर बोल दो या फॉस्फोलिपिड बोल दो, क्योंकि इसका मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट इंग्रेडिएंट है दैट इज फॉस्फोलिपिड ओनली। और फॉस्फोलिपिड क्या है, कंफ्यूज मत होना, जो लिपिड्स मैंने आपको बताया ना, उसी लिपिड की बेसिकली एक ही कैटेगरी है, एक एक कैटेगरी है, या फिर आप इसको उसका टाइप बोल सकते हो। ओके, ये देख रहे हो उसकी लेयर, एक ये जो जा रही है, ये, रुकना 1 मिनट, ये वाली चीज, ठीक है। ऊपर ये यहां से अलग है,
नीचे से ये यहां से अलग है। अब इसके अंदर बेसिकली है क्या, इस डायग्राम को अगर मैं आपको इजी करके दिखाऊं, ये तो मतलब बायोलॉजी बेस्ड डायग्राम हो गया। इसके अंदर बेसिकली है क्या, ये देखो, ये ना बीच में अपने, जैसे आप कहोगे कि सर अगर ये लेयर है, 2 लेयर है, तो ये सामान जो सेल डिसाइड कर रहा है कि कौन सा अंदर आएगा और कौन सा बाहर जाएगा, डिसाइड कैसे हो पा रहा है? बीच में ना इसके ये गैप्स हैं, ये देखो, है ना। तो एक नॉर्मल सी मैं आपसे बात कह देता हूं, किशमिश जानते होगे सब लोग, है ना, ड्राई फ्रूट मीठा वाला किशमिश। किशमिश को, बादाम को, अखरोट को, वॉलनट्स को आप भरे हुए पानी के ग्लास में डुबा दो, इन किशमिशों को, इन बादाम को, इन वॉलनट्स को, रात भर के लिए छोड़ दो। उसके अंदर पानी भर जाता है, वो फूल जाते हैं, वो जो टाइट होते हैं वो टाइट ना होकर स्पंजी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। कैसे? बिकॉज उनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, समझाने के लिए एग्जांपल यूज कर रहा हूं मैं, उनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, वो सेमी परमिएबल है। कहने का मतलब ये है उसके बीच में एक प्रकार से गैप्स है, उसको अलाउ करा गया कि वाटर इज अवेलेबल, क्या तुम अपने शरीर के अंदर लेना चाहोगे? और उसने अपने शरीर के अंदर वो पानी संभाली और सुबह उठकर उसका शरीर जो है वो फूल गया। अब उसकी भी तो एक क्षमता है, किशमिश की, काजू की, बादाम की, अखरोट की, उनकी भी तो शरीर की एक क्षमता है। अगर 2-4 दिन आपने किसी कटोरी के अंदर कुछ किशमिश रखी, बादाम वगैरह रखे, तो अब भूल गए आप उसे, कहीं वो कटोरी साइड में चली गई किचन में, या उसके ऊपर कोई पतीले वगैरह ढक रखा है, वो फट जाता है। अगर आप उसको देखोगे तो पानी समा नहीं पाया क्योंकि उसके अंदर, तो जो वो डिसाइड कर रहा था ना कि बेसिकली उसके शरीर के अंदर क्या आएगा, पानी तो आपने भर दिया, तो वो फट, पता है क्यों गया? इट ऑल्सो डिसाइड्स वॉट गोज आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो वो पानी को जब वो बाहर भेज रहा था, कैपेसिटी खत्म हो गई तो वो फट गया। ऐसी सेल के साथ होता है। और ये जो पानी वाली बात मैंने अभी आपसे करी ना, इसकी एक इंपॉर्टेंस है जो अभी बस मैं आपको 2-4 मिनट में बताने वाला हूँ कि पानी, सेल का अपने शरीर के अंदर पानी को अंदर लेना और अपने शरीर से बाहर निकालना। ओके, तो आई होप आपको ये जो चीज़ है ये समझ में आ गई होगी। बायलेयर, लिपिड्स बायलेयर। तो यहां पर याद रखना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये लिपिड बायलेयर जो है 2 लेयर से बनी हुई है, लेकिन इसका जो इंग्रेडिएंट है दैट इज फॉस्फोलिपिड्स, जो कि लिपिड का ही एक प्रकार होता है। और यही वो चीज है जो कि अलाउ करता है सेल को कि सेल जो है वो सेपरेट हो सके फ्रॉम इट्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। कहने का मतलब ये है व्हाट गोज इन एंड व्हाट गोज आउट ऑफ द सेल्स बॉडी, इसको डिसाइड करने का काम इसका होता है। ये एक दरवाजा है, आप घर के मालिक होते हो ना, आप डिसाइड करते हो ना कौन घर में आएगा कौन बाहर जाएगा, यही है वो चीज। ओके, अब उसमें समझने वाली जो चीज रह गई है बेसिक, देखो हमने शब्दों को तोड़ के समझ तो लिया, लेकिन दोस्तों अभी भी हम ना सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों नहीं है यार? ये 3 टर्म समझ में नहीं आ रहे मेरे को। फॉस्फोलिपिड्स, हाइड्रोफाइलिक हेड्स, हाइड्रोफोबिक टेल, ये शब्द बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहे मेरे, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स। इसको भी डिकोड करते हैं और फिर आपके लिए इजी बनाते हैं। तो हमें जो इसके अंदर जानना है दैट इज फॉस्फोलिपिड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉस्फोलिपिड जो है वो एक प्रकार से लिपिड के ही सब कैटेगरी है, राइट? तो दे आर टाइप ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल।
जो कि अगेन सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हमारी पीएमएफआईएस की बुक के अंदर इसके स्ट्रक्चर की बात नहीं करी गई है, लेकिन वो तो गूगल बस एक्स्ट्रा बता रहा है कि ये और किन किन चीजों से बना हुआ है। कह रहा है इसके पास बिल्कुल एक ना ऐसा ढांचा होता है जो कि एक प्रकार से जैसे इंसानी शरीर होता है ना, पैर है, सर है, ठीक है, तो यहां पर पैरों को पूंछ बोल दिया गया है, हाथों की बात करी नहीं गई है, और इसकी एक खोपड़ी है, एक बैकबोन है। वो जो बैकबोन है उसका नाम है ग्लिसरॉल बैकबोन। 2 फैटी एसिड की टेल्स हैं, पूंछ है, ठीक है, और एक उसका हेड है। ओके, और ये जो पूंछे हैं और जो हेड है वो बेसिकली कुछ ऐसा है, एक जो काम करता है वो करता है हाइड्रोफाइलिक का काम, और एक जो काम करता है वो करता है हाइड्रोफोबिक का काम। अब ये क्या है, एक बार के लिए इसको पढ़ लिया, लेकिन भाई मेरे को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया, घंटा कुछ समझ में नहीं आया, तो इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा डायग्राम। ये इसमें छुपा है इसका पूरा राज। ये देख रहे हो, एक लग रहा है ना बिल्कुल जैसे टॉय की तरह, डॉल की तरह, है ना। ये जो इसके पैर हैं, ये पैर ना कह के साइंटिस्टों ने नाम दिया होगा इसको, टेल वेल जो भी करके, वो जो मर्जी नाम लेते रहे, हमें क्या लेना देना, तो इसको बोल दिया साइंटिस्टों ने भी ये पूंछ है। अब ये जो पूंछ है, हमें क्या यहां पर क्या बताया जा रहा था, एक बार के लिए इसको इंफॉर्मेशन को देखो। हमें बताया जा रहा है कि ये जो पूंछ है 2 हैं, वो तो हमें दिख गया डायग्राम में कि 2 हैं, लेकिन वो फैटी एसिड से बनी हुई है। ओके, तो जो फैटी एसिड्स है ना, दोनों पूंछ फैटी एसिड से ही बनी हुई है। ये वाली भी फैटी एसिड की टेल है, ये वाली भी फैटी एसिड की टेल है, लेकिन एक टेल होती है इसकी सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनी हुई और एक टेल इसकी होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनी हुई। पीएमएफआईएस के बियॉन्ड जाकर, बुक के बियॉन्ड जाकर, गूगल जो हमें ये बता रहा था, वो कहता है इसकी एक बैकबोन भी होती है, रीढ़ की हड्डी भी होती है, जो कि बनी होती है ग्लिसरॉल से। और जो हमारे काम की बात है वो ये है कि इसका जो हेड रीजन है वो बना हुआ है फॉस्फेट से। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसका डायग्राम का ये बेसिक लेबलिंग है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या कह रहे हो मयूर? नहीं, मैं ये कह रहा था, ठीक है सर। हाँ ठीक है ना। अब हमारी जानने वाली बात है वो जो 2 टर्म है खतरनाक, क्या, हाइड्रोफाइलिक, सर है हाइड्रोफाइलिक, जो पूंछे हैं वो है हाइड्रोफोबिक। अब मैं ये पूरे टर्म को मार्क ना करके मैं हर बार फिलिक और फोबिक को मार्क क्यों कर रहा हूं? अगर आप इसका मतलब सीख गए ना तो आप पूरी कहानी सीख गए। देखो इधर ध्यान से, दोस्तों फोबिक जो टर्म है वो आया है साइकोलॉजी में, डर को कहते हैं फोबिया। स्पेलिंग होती है इसकी PHOBIA, लिखते हम लोग फोबिया है, बोलते फोबिया है, थोड़ा सा पॉश बनने के लिए। फोबिया एक प्रकार का डर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पर पूंछ को बोला जा रहा है हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है, अब हाइड्रो का मतलब क्या है दोनों केस में, वहां पर भी हाइड्रो, यहां पर भी हाइड्रो है, तो हम सबसे पहले हाइड्रो का मतलब लिख देते हैं। हाइड्रो इज एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू गीला पदार्थ, इजी टर्म्स में लिख देते हैं वाटर, पानी की यहां पर बात हो रही है। और वो अब किशमिश का जो एग्जांपल है वो यहां पर आपके काजू बादाम का जो हम उसको रात को भिगो रहे थे वो यहां काम आएगा समझने के लिए आपके। हाइड्रोफोबिक, ठीक है, ये फोबिया है, डर है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो पूंछ है इसकी, ये हाइड्रोफोबिक है, ये पानी के पास जाएगी या पानी से दूर भागेगी? पानी से इसको प्यार है या पानी को जितना दूर हो सके उतना करेगी? दूर करेगी ना। तो ये एक ऐसा पार्ट होता है दोस्तों सेल मेम्ब्रेन के अंदर पर्टिकुलरली,
जो कि वाटर को रिपेल करता है, दूर भगाता है उसे। यही जो है सेल मेम्ब्रेन के बाहर से वाटर को या किसी भी सब्सटेंस को बेसिकली लिक्विड बनाकर तो सॉरी दोस्तों, बीच में कैमरे के स्टैंड का थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था, कंटिन्यू कर देता हूं। हाइड्रोफोबिक की हम लोग बात कर रहे थे। एनीथिंग जो कि डर पैदा करेगी वो कभी भी अट्रैक्ट तो नहीं कर सकती है, राइट? है ना अंजलि? तो ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये पानी को हमेशा वाटर को थ्रो आउट करेगी। ओके, गीले पदार्थ को, या आप ऐसा कह सकते हो, यहां पर बेसिकली हम पानी का ही एग्जांपल लेकर पढ़ रहे हैं, लेकिन वेस्ट मटेरियल को थ्रू आउट करने का काम सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो हाइड्रोफोबिक टेल से होता है। अब अपोजिट कर दो, हाइड्रोफाइलिक। फाइलिक का मतलब होता है एनीथिंग जिसकी तरफ आप बेसिकली अट्रैक्ट होते हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके अंदर समाती है, आप उसकी तरफ इंक्लाइंड हो, वो आपकी तरफ इंक्लाइंड है। तो हाइड्रोफाइलिक मतलब जो सर का पार्ट है, यहां पर ये जो पूंछे है, जो टेल है, वो वाटर को थ्रो आउट करने का काम कर रही है, लेकिन जो हेड है वो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, वो उसको अट्रैक्ट करने का काम करेगा। ओके, क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं ना? अब आपको वो सारी टर्म्स जो हैं वो आराम से समझ में आ जाएंगी। और सर इनके बीच के गैप को फॉस्फोलिपिड्स बोला गया। इनके बीच का जो गैप है, हाँ, जो वो जो लेयर है वो लिपिड्स वाली लेयर है। ये देखो, यहां पर देख लो, ये जो टर्म मैं आपको बता रहा था ना, सिर्फ इतने टर्म पे फोकस करना जो मैं आपको बता रहा हूं, आगे पीछे कुछ नोट्स बनाने की कोई नीड नहीं है। ये जो दो फैटी एसिड्स की जो टेल है, पूंछे हैं जो, और एक मैंने आपको बता दिया, एक बनी हुई है सैचुरेटेड फैटी एसिड से और एक बनी हुई है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। लेकिन हमारे लिए मेन जानने वाली बात है पूंछ, जो पूंछे हैं वो हाइड्रोफोबिक है। अब यहां पर मतलब देख लो उसका, वाटर रिपेलिंग, दूर भेजती हैं पानी को, बाहर निकालती हैं। और जो फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप कहां पर है? हेड के पास है। वो जो सर था ना इसका, ये वाला, ये इसकी दो पूंछे थी, लेकिन ये जो सर था वो फॉस्फेट ग्रुप से जो बना हुआ था वो है हाइड्रोफाइलिक, वाटर अट्रैक्टिंग। मैंने आपको बोला ना, कोई भी चीज जो आप अट्रैक्ट करते हो, आप जिसकी तरफ और सामने वाला आपकी तरफ, वो फाइलिक होती है। फाइलिक वर्ड का मतलब यही होता है, तो दैट इज हाइड्रोफाइलिक। अब आप आ जाओ यहां पर हमारे पीएमएफआईएस की बुक के टेक्स्ट पर। अब इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद अब आप देखना इस लाइन को, ये आपके लिए कितनी बच्चों वाली हो चुकी है। लिपिड बाइलेयर, इसके अंदर, लिपिड बाइलेयर के अंदर फॉस्फोलिपिड्स हैं, जो कि एक प्रकार की लिपिड की कैटेगरी है। उन फॉस्फोलिपिड्स के स्ट्रक्चर में एक उसका सर है, दो ये टेल है, ठीक है, जो कि है फैटी एसिड्स की टेल। और जो ये इसका हेड है वो फॉस्फेट से बना हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप का पार्ट है। अब जानने वाली बात यह है, जो अभी तक हम दोस्तों समझ नहीं पा रहे थे, हेड जो है वो हाइड्रोफाइलिक है, यानी कि वाटर को अट्रैक्ट करेगा, वाटर से दूर जाएगा, ये अट्रैक्ट करेगा वाटर को। और जो पूंछे हैं, जो टेल्स हैं, वो हाइड्रोफोबिक हैं, तो वो अट्रैक्ट करेंगी कि रिपेल करेंगी? ये पूंछे वो रिपेल करेंगी वाटर को। अब ये जो अरेंजमेंट है, ये जो हमें बता रहा था राइटर यहां पर, कि ये जो अरेंजमेंट है, सर का होना, पूंछों का होना, और हमने तो एक एक्स्ट्रा चीज भी डाल ली, ग्लिसरॉल का वो होता है, बैकबोन होती है इसकी, ग्लिसरॉल की, है ना। हमें लेकिन जो ग्लिसरॉल वर्ड है उसको याद नहीं रखना है, सिर्फ आप हाइड्रोफाइलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल को याद रखो। अब ये जो अरेंजमेंट है, टेल इनवर्ड्स,
हेड आउटवर्ड्स। अब ये इनवर्ड आउटवर्ड कुछ भी नहीं है, मतलब बेसिकली वो यही बोलना चाह रहा है, ये ऊपर सर नीचे इसके पैर की फॉर्म में टेल्स, जो पूंछे हैं, वही सब लोग मिलकर सेल को बनाते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी या सिलेक्टिवली वर्ड यहां पर दोस्तों पता है क्यों आया है? ये जो दो वर्ड्स हैं सिलेक्टिवली और सेमी, ठीक है, उसके लिए ये लाइन देखो, वो इसलिए आया है बिकॉज एवरीथिंग कैनॉट एंटर और पास थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन। एवरीथिंग कैनॉट पास थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन, है ना? ये डिसाइड करते हैं कि सेल के अंदर क्या घुसेगा क्या बाहर जाएगा। ओके, अब आ गई है समझ में लाइन? अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। दूसरा सेल कॉम्पोजिशन का पार्ट क्या था? लिपिड बाइलेयर को हमने A to Z 100% अच्छे तरीके से समझ लिया है। रिवीजन के पर्पज से जो लिपिड बाइलेयर की जो डिस्कशन जितनी भी मैंने करवाई, उस वीडियो को बार बार देख लेना, उतने पार्ट को दिमाग में एक बार बैठ जाएगा तो फिर दोबारा एक कन्फ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है। नया है क्योंकि अभी समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको कंठस्थ करना है तो उतने पार्ट को 2-4 बार देख लेना, और आज ही नहीं लेकिन गैप से, थोड़ा सा 1-2 दिन के गैप से बार बार देखते रहना। प्रोटीन्स जो है वो भी सहयोग करता है सेल मेम्ब्रेन को बनाने में, कार्बोहाइड्रेट भी करता है। लेकिन अगर हम फिलहाल प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन जो होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो लिपिड बाइलेयर के अंदर समाया हुआ होता है। ओके, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, मजेदार बात देखो, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड है। तो यानी कि ये कुछ ऐसे चलता है कि जैसे एक सेल है, उसकी एक ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, आउटर पार्ट उसका, ये आउटर पार्ट बन रखा है लिपिड बाइलेयर से। लिपिड बाइलेयर के साथ जो चीज अटैच्ड है वो है प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स के साथ जो चीज अटैच्ड है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसे फ्लो करता है ये। प्रोटीन जो हैं वो लिपिड बाइलेयर के अंदर समाये हुए हैं। लेकिन प्रोटीन के बारे में दोस्तों आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एंड दैट इज प्रोटीन्स या तो इंटीग्रल हो सकते हैं, जो कि पूरे के पूरे सेल मेम्ब्रेन के अंदर फैले हुए हो सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन बनी किससे थी? कोर तरीके से लिपिड बाइलेयर से बनी थी। प्रोटीन जो है वो लिपिड बाइलेयर के साथ अटैच्ड है। तो अल्टीमेटली प्रोटीन दोनों तरीके से फंक्शन करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। या तो प्रोटीन जो है वो खुद पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर समाया होगा, अंदर ऐसे, जिस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन उसको घेरे हुए है, लिपिड बाइलेयर उसको घिरा हुआ है, पूरा का पूरा सेल का अंदर बाहर का जो कवरेज होगा, हो सकता है प्रोटीन या तो ऐसी फॉर्म में पाया जाए, कुछ सेल्स के अंदर इंटीग्रल कहते हैं उसको, स्पैनिंग द मेम्ब्रेन, यानी कि पूरी मेम्ब्रेन के अंदर फैला हुआ है, जहां जहां तक मेम्ब्रेन की स्टार्टिंग और एंडिंग है वहां तक प्रोटीन है। या फिर हो सकता है वो पेरिफेरल हो। दोस्तों पेरिफेरल या पेरिफेरी वर्ड का मतलब होता है एनीथिंग जो किसी भी चीज के बॉर्डर पर हो। अब बॉर्डर का मतलब अंदर जाना तो नहीं होता ना, किसी चीज के बाहर होता है ना, एंट्री पॉइंट।
तो हो सकता है प्रोटीन या तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर फैले हों, या उसके बॉर्डर पर हो, उसके सरफेस से अटैच्ड हो। तो या तो ये वाला डायग्राम वर्क करेगा, किसी किसी सेल के अंदर के पूरे उसके सेल के अंदर समाये हुए हैं प्रोटीन्स, या तो सिर्फ वो इसके, मैंने अंदर बनाया अभी इस प्रोटीन को कि वो पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर सब जगह पर प्रोटीन है, ये दिखाने के लिए। कभी कभार हो सकता है कि प्रोटीन को अंदर, किसी किसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसा होता है कि अंदर जगह नहीं मिलती, वो पूरा इंटीग्रल पार्ट नहीं होता सेल मेम्ब्रेन का, वो पेरिफेरी पर होता है, तो हो सकता है कि प्रोटीन यहां घूम रहा हो बॉर्डर पर, ऐसे होता है। सॉरी, क्लियर हुआ यहां तक? अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। ये भी इजी है। सेल मेम्ब्रेन दोस्तों किससे अटैच थी? मयूर, सेल मेम्ब्रेन किससे अटैच थी? सबसे उसका पहला पार्ट, कोर पार्ट, लिपिड बायलेयर। बायलेयर के साथ कौन अटैच्ड है? प्रोटीन। दो तरीके से हो सकता है वो सेल मेम्ब्रेन से अटैच प्रोटीन, या तो वो पूरे के पूरे लिपिड बायलेयर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर समाया हो, अंदर बाहर सब जगह पूरा मिल गया हो, जैसे पानी में आपने कोई रूह अफ़ज़ा शरबत मिला दियो, कोई रंग मिला दियो तो पूरा घुल गया उसके अंदर, या तो सिर्फ वो उसके पेरिफेरी पर, आउटर कवरिंग पर हो सकता है, अंदर जगह नहीं मिली उसको, बाहर खड़ा है बॉर्डर पर सैनिक बनकर। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसके गुलाम है? प्रोटीन। दे आर अटैच टू प्रोटीन। अभी बता रहा हूं भाई, मुझे भी दिख रहा है लिपिड लिखा हुआ है, मैंने ही कंटेंट प्रिपेयर करा है। कार्बोहाइड्रेट के साथ, कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड है, ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं तब इसका एक स्पेशल नाम बन जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। जब कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ अटैच होते हैं तो उसका नाम बन जाता है ग्लाइकोलिपिड्स। दोस्तों ग्लाइको वर्ड के बारे में मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं, हमें यहां पर कोई गूगल का डायग्राम या एडिशन सर्च करने की नीड नहीं है, हाईली टेक्निकल चीज होती है ये। छोटी सी एक बात आपको बात बता देता हूं, ग्लाइको इज एनीथिंग जिसके अंदर शुगर कंपाउंड्स होते हैं। ओके, ग्लाइको इज एनीथिंग, ग्लाइको वर्ड का मतलब ये होता है, एक बार के लिए ग्लाइको में से प्रोटीन को हटा दो, ग्लाइको में से लिपिड्स को हटा दो, सिर्फ ग्लाइको वर्ड के ऊपर मैं बात बता रहा हूं इसको आपको, कि इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है एनीथिंग विच इज हैविंग अ शुगर मॉलिक्यूल्स, शुगर कंपाउंड इन इट। आपको ये जानना नहीं है, इसके ऊपर रिसर्च नहीं करनी है कि ये शुगरी सब्सटेंसेस हैं, ये मीठे हैं, कैसे हैं, आपको कुछ नहीं जानना है। कार्बोहाइड्रेट्स या तो प्रोटीन से अटैच्ड है, उसके गुलाम है, या लिपिड्स के गुलाम है। अब वाई आई एम यूजिंग द वर्ड गुलाम, स्लेव क्यों बोल रहा हूं मैं इनको? क्योंकि प्रोटीन को तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी जगह मिल जाती थी कभी कभार। कुछ कुछ प्रोटीन्स इतने ट्रस्टवर्दी सैनिक होते थे कि सेल मेम्ब्रेन अंदर तक घोल लेता था, उनको अंदर तक बुला लेता था। कार्बोहाइड्रेट्स की वो औकात नहीं है, चाहे वो प्रोटीन के साथ अटैच्ड है, चाहे वो लिपिड्स के साथ अटैच्ड है, लेकिन दे रिमेन ऑन द आउटर सरफेस ओनली ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इस नौकर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है सेल मेम्ब्रेन को अंदर आने के लिए, यह बाहर ही खड़ा रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए मैं आपसे कह रहा था, देखो इस डिस्कशन में क्या है, तभी मैं आपको कह रहा था शुरू में ही इस लेक्चर में कि प्रोटीन शब्द को, लिपिड शब्द को, कार्बोहाइड्रेट शब्द को रेगुलर लाइफ वाले शब्दों के साथ एसोसिएट मत करना। होते वो वही हैं, ये भी प्रोटीन वही काम कर रहा है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जब प्रोटीन जाते हैं वो काम करते हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको ये चीज समझ में आई है ना, तो आने वाली डिस्कशंस जो है आपकी वो इजी हो जाएंगी, क्योंकि मैं आपको जनरल साइंस इसी पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूं कि आप कुछ भी नहीं जानते हो। अब मैं ये वाली लाइन पढ़ाकर ऐसे ही तो नहीं निकला है ना कि भाई मेरा टाइम है, मैं तो गर्लफ्रेंड से बात करूंगा, इनको ऐसे ही पढ़ा देता हूं, और तुम बेवकूफ कह भी रहे थे कि भाई सबको समझ में आ जाएगा, तुम्हें तो सबको समझ में आ रहा है तुम्हें। मैं कहा समझ में आ रहा है? कह रहे हाँ समझ में आ रहा है। आधा घंटा लग गया उसकी डिस्कशन करने में, इन 3 शब्दों को 4 शब्दों को समझने में। शब्दों को डिकोड करके समझा करो ताकि वो चीज ना आपको हेल्प करे। और जितनी मैंने अभी डिस्कशन करवाई है आपको, यहां तक हम इस लेक्चर को अभी के लिए रोक रहे हैं, लेकिन
इंस्टाग्राम पे जाकर इसका टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कर लेना लर्न करने के बाद। फिर हम अगला लेक्चर जो उसका बनाएंगे, पहले तो टेस्ट की डिस्कशन का बनाएंगे, फिर हम आगे चलेंगे फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन पर। ये काफी इसके अच्छे खासे फंक्शंस यहां पर गिवन है हमें, और उसके बाद आपका सेल मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में काफी कुछ जान जाओगे, फिर वो आपको इतना टेक्निकल नहीं लगेगा पढ़ते हुए जब आप खुद से भी सेल्फ रीड उसको करोगे। ओके, आई होप डिस्कशंस आपको दोस्तों फ्रूटफुल लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।